हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी.com में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्चुरेशन या प्रसव पढ़ने वाले हैं। पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन इसमें सहायक होते हैं और क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नीट के एग्ज़ाम में और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। सीधा सीधा और बहुत आसान शब्दों में प्रश्न आते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, टॉपिक है पार्चुरेशन या प्रसव। सबसे पहले ये समझें कि प्रसव होता क्या है। तो सीधे हम साधारण भाषा में कहें तो माता का गर्भकाल जब समाप्त होता है, गर्भकाल समाप्त होते ही शिशु का गर्भनाल से होकर बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। या और सीधे शब्दों में कहें शिशु का जन्म लेना। हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो शिशु का जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसे पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं। ठीक है, शिशु का माता के गर्भ से बाहर निकलना, जिसे हम साधारण भाषा में जन्म लेना कहते हैं या डिलीवरी कहते हैं। आजकल ये शब्द आजकल यूज करने लग गए, डिलीवरी। तो वो जो डिलीवरी की जो प्रक्रिया है, वास्तव में उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है प्रसव या पार्चुरेशन। क्या है? पार्चुरेशन। शिशु का जन्म लेना ही पार्चुरेशन कहलाता है। माता के गर्भकाल समाप्त होने के बाद शिशु का गर्भनाल से बाहर आना। ठीक है, गर्भकाल समाप्त होने पर शिशु का गर्भनाल द्वारा बाहर आना पार्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, गर्भकाल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये गर्भकाल होता क्या है और कितने समय का होता है। हम मानव की बात करेंगे तो ये आपको याद रखना चाहिए। मानव में जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ये मनुष्य में जो है वो 9 माह का होता है। कितना होता है? 9 माह, या इसे सप्ताह में कहे तो 38 सप्ताह, और दिनों में कहें तो 266 दिन, लगभग 266 दिन का जो है वो गर्भकाल होता है। गर्भकाल किसे कहेंगे, किस जगह से इसे काउंट करते हैं, वो भी आपको याद रखना है। जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन होने से लेकर और ये जो प्रसव की क्रिया हो रही है इस तक का ये जो काल है, ये इससे लेकर निषेचन की क्रिया होने से लेकर प्रसव तक का जो समय है उस समय को ही गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया हुई, नर और मादा युग्मकों का संयोजन जो निषेचन हुआ, वो निषेचन होने के बाद से लेकर शिशु पूर्ण विकसित होकर गर्भ से बाहर निकलेगा, जिसे प्रसव कहते हैं। इस समय तक का, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो समय लगा, उस समय को ही गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 माह 38 सप्ताह या 266 दिन का होता है। ये दिन जो है +10 आप और -10 लगा सकते हो, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये 10 ऊपर भी हो सकते हैं तो 10 नीचे भी हो सकते हैं, यानी कि 10 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, 10 दिन कम भी लग सकता है। तो औसत है ये 266 दिन का गर्भकाल मनुष्य में होता है। ठीक है, अब ये जो प्रसव की क्रिया है वो कैसे होती है, इस क्रियाविधि को हम समझते हैं। समझना, इसको बहुत बारीकी से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है। देखो, ये जो प्रसव की जो क्रिया होती है वो तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि होती है। तंत्रिका अंतःस्रावी मैकेनिज्म क्रियाविधि द्वारा होती है। ये जो प्रसव की क्रिया होती है उसमें वास्तव में सीधे शब्दों में कहें तो प्रसव की क्रिया में तंत्रिकाओं का योगदान है और अंतःस्रावी ग्रंथियों का योगदान है। ठीक है, तंत्रिकाएं जो है जो दर्द पैदा करती है, जो प्रसव पीड़ा पैदा करती है और प्रसव होने की सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुंचाती है, वो तंत्रिकाओं का काम है।
और फिर कुछ हार्मोन्स जो है वो भी अभी हम समझेंगे डिटेल से। वो हार्मोन्स जो है प्रसव पीड़ा को बढ़ाते हैं, यहाँ गर्भ की जो चिकनी पेशियां हैं उसमें संकुचन पैदा करते हैं, जिससे शिशु पर बाहर की ओर दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इस क्रिया में प्रसव में तंत्रिका और अंतःस्रावी दोनों का योगदान है, इसलिए इसे तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि कहते हैं। तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रसव होने की क्रिया अभी स्टार्ट होने वाली है, तो ये सूचना मस्तिष्क तक कैसे पहुँचे, जो हार्मोन्स रिलीज होने हैं हाइपोथैलेमस से वो सूचना कैसे पहुँचे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। याद रखना है कि ये प्रसव के संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं। प्रसव के संकेत, तो प्रसव के जो संकेत है वो दो संरचनाएं उत्पन्न करती है। ध्यान रखना, बहुत बार जो है हम इसे सिर्फ इस शिशु से ही ले लेते हैं कि जो पूर्ण विकसित भ्रूण जो होता है, एक तो होता है पूर्ण विकसित भ्रूण। ठीक है, ज़्यादातर जो बच्चे क्या करते हैं केवल पूर्ण विकसित भ्रूण ही याद रख पाते हैं। पूर्ण विकसित भ्रूण तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, लेकिन संकेत एक और संरचना उत्पन्न करती है जो मैंने यहाँ हरे रंग से बना रखी है। इसे कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। कुछ बुक्स में इसे आंवल भी लिखा होगा। तो प्रसव का जो संकेत है वो प्लेसेंटा भी उत्पन्न करता है। प्लेसेंटा बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद रखनी है कि अब जैसे ही ये जो गर्भकाल पूरा होता है, 9 माह का समय पूरा होता है, तो और इस समय 9 माह में जो भ्रूण है वो पूर्ण विकसित हो चुका होता है। तो जब ये पूर्ण विकसित हो जाए तो इससे और ये जो प्लेसेंटा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, भ्रूण और माता के साथ जो जुड़ी हुई संरचना जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ये प्लेसेंटा ये दोनों के दोनों विशेष तरह के संकेत उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? संकेत उत्पन्न करते हैं, और वो संकेत प्रसव के संकेत होते हैं और वो संकेत पहुंचते हैं। अब ये जो दोनों संकेत है ये संकेत पहुंच जाते हैं पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पहुंचते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में ये संकेत पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि का जो पश्च पिंड जो है, पीयूष ग्रंथि में है पश्च पिंड। पीयूष ग्रंथि का पश्च पिंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है, नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है इस प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? पहली बात, जैसे ही गर्भकाल पूरा हुआ, पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा अपरा या आंवल जो है उससे संकेत उत्पन्न होते हैं। वो संकेत जो है वो तंत्रिकाओं के रूप में तंत्रिकाओं से पहुंचते हैं पीयूष ग्रंथि में, और पीयूष ग्रंथि का जो पश्च पिंड है जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन भरा होता है वो रिलीज होने की तैयारियां करता है। तो पूर्ण विकसित भ्रूण ने और प्लेसेंटा ने संकेत दिया किसको? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में रिलीज हो गया। कहाँ रिलीज हो गया? ब्लड में रिलीज हो गया। अब ये जो प्रसव के जो संकेत होते हैं, ये जो प्रसव के संकेत जो होते हैं इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये जो प्रसव के संकेत है, ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो संकेत उत्पन्न हुए और ये संकेत पहुंचे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि वाले पार्ट में, तो इन संकेतों को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बहुत आसान है। फीटल यानी कि भ्रूण का, इजेक्शन यानी कि होता है बाहर निकलना, इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्त क्रिया, एक तरह से एक रिएक्शन मान लो आप, ऐसे समझे। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये वो रिफ्लेक्स है जो फीटल को इजेक्ट कराने में सहायक होंगे। फीटल को जो भ्रूण जो है उसे बाहर, उत्क्षेपण जिसे कहते हैं, भ्रूण उत्क्षेपण प्रतिवर्त, इस उत्क्षेपण की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करेंगे।
ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा ने दिए, इन संकेतों को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स जो है वो पहुंचते हैं पीयूष ग्रंथि में सूचनाएं, ये फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है अपने पश्चपिंड से। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड द्वारा पहुंचता है गर्भ तक, गर्भाशय तक पहुंचता है, ठीक है। ये गर्भाशय में जाकर क्या करता है, गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां जो है, गर्भाशय की चिकनी पेशियां, चिकनी यानी स्मूथ मसल, चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल या अनैच्छिक पेशियां भी इन्हें कहते हैं, अरेखित पेशियां भी कहते हैं, कई नाम है। आपको पेशियों वाले टॉपिक में ये बात समझ में आएगी। चिकनी पेशी कह दो, अरेखित पेशी कह दो, अनैच्छिक पेशी कह दो, या फिर इन्हें स्मूथ मसल है ना, अरेखित पेशी। तो चिकनी पेशियां जो है गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संकुचित करने का संकेत देती है। क्या काम करती है, संकुचित करती है। संकुचित यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। देखो वापस समझो, पीयूष ग्रंथि, ये जो प्रसव के संकेत जैसे ही ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पहुंचते हैं, वहां से पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू पहुंचता है कहाँ, ये पहुंचता है गर्भाशय की पेशियों तक, और गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। क्या करता है, गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां हैं उन चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है, उनको संकुचित करता है, उनको इकट्ठा करता है, छोटा करता है, ठीक है। ये जैसे आप ऐसे समझो, ये गर्भाशय है, ये जो पार्ट है गर्भाशय है, उस गर्भाशय में ये भ्रूण है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, और ये गर्भाशय का सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा पार्ट है, ये इसका ग्रीवा का भाग है, सर्विक्स पार्ट है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये इसके ऊपर मसल्स होंगी, इस तरह ये ढका हुआ होगा, और यहाँ ऊपर जो मसल्स है वो मसल्स ही गर्भाशय की चिकनी पेशियां है। क्या है, गर्भाशय की चिकनी पेशियां। तो ये जो मसल, इसके ऊपर जो मसल्स है, चिकनी पेशियां जो है, इनमें फिर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, संकुचन पैदा करेगा। क्या करेगा, संकुचन। इस तरह जो पेशियां हैं ये इकट्ठी होंगी तरंगित रूप से, इनमें गति भी बड़ी विशेष तरह की होती है, यूं गति होगी, इनमें जो गतियां हैं वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे गतियां होंगी, इसमें संकुचन पैदा होगा। और उस संकुचन, ये जो इस तरह की गतियां हो रही है, इस वजह से होगा क्या, ये जो अंदर जो भ्रूण है, जो फीटस जो है, शिशु जो है, इस पर बाहर की ओर धक्का लगेगा। इस वजह से क्या होगा, इस एम्ब्रियो पर ये जो भ्रूण जो है, या जो शिशु कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण विकसित हो चुका है, इस चिकनी पेशियों में संकुचन की वजह से इस एम्ब्रियो पर, ठीक है, भ्रूण कहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, भ्रूण जो है उस भ्रूण पर, शिशु पर बाहर की ओर दबाव लगता है। किधर, ग्रीवा पार्ट की तरफ, जो गर्भाशय की जो ग्रीवा है उधर की ओर दबाव लगता है। और उस वजह से क्या होता है, ये जो ग्रीवा मोस्टली क्या है, इसकी ग्रीवा की जो साइज है वो वास्तव में भ्रूण से बहुत छोटी है। तो ऐसे में ये जो ग्रीवा जो है, गर्भाशयी ग्रीवा जो है, इसमें भी जो है साथ के साथ इसका पार्ट जो है वो बढ़ता है, चौड़ा होता है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित है। ये सारा कार्य किसने किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। इसलिए ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रसव हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन भी कहलाता है। गर्भ को जो है वो बाहर करने का ये कार्य करने में सहायता कर रहा है। किस तरह, चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करके। अब एक चीज़ और, आप यहाँ केवल यही हार्मोन नहीं है, एक और हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझे कि ये जो जगह है, ये जो गर्भाशय है, वास्तव में फीमेल्स के पेल्विक रीजन में होता है। कहाँ होता है, पेल्विक रीजन, जहाँ पेल्विक बोन होती है, जहाँ क्या होती है, पेल्विक गर्डल्स जिन्हें कहते हैं। इस तरह पेल्विक गर्डल होती है यहाँ, ऐसे समझो, एक बार समझने के लिए बता रहा हूँ केवल। ये पेल्विक गर्डल है, और पेल्विक गर्डल भी दोनों की दोनों, जो दोनों पैरों की जो पेल्विक गर्डल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है इस तरह, और गर्भ जो है वो यहीं है, इस जगह मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो पेल्विक गर्डल जहाँ जुड़ रही है उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ये जो जोड़ जो है पेल्विक गर्डल्स का, इसे प्यूबिक
सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। पेल्विक गर्डल जो है, इन पेल्विक गर्डल का ये जो जोड़ है इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब क्या होता है, एक और हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो यहाँ पहुँचता है, कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है ये रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, ओवरी पार्ट से, मादा के ओवरी पार्ट से, फीमेल्स के ओवरी भाग से ये रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करता है, ढीला करता है, यानी कि ये जो जोड़ यहाँ जो संकुचित होकर, अच्छी तरीके से आप इसे अपने मेरे हाथ से समझो कि एक तरह से ये कुछ इस तरह की संरचना है। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होते हैं ये दो अलग अलग बोन हैं और ये कूल्हे वाले पार्ट में होती है और यहाँ इस तरह आपस में जुड़ी हुई होती है, इस जगह से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरह जुड़ी होती है। और इसका आकार भी कुछ ऐसा होता है, तसला के आकार का, ठीक है, इसी जगह गर्भ विकसित हो रहा होता है। अब क्या होता है, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन जो क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ बीच में ये जो जोड़ है जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसे रिलैक्स करता है, नाम ही से ही जाहिर है रिलैक्सिन, इसको रिलैक्स करता है, सामान्य करता है, खिंचा हुआ नहीं रखता। इस वजह से ये जोड़ थोड़ा ढीला होता है और ढीले होने से ये क्षेत्र थोड़ा बढ़ता है, बढ़ने से भी गर्भ को बाहर निकलने का अवसर मिलता है, शिशु जो है उस शिशु को बाहर निकलने का थोड़ा, ये जो बोन यहाँ जो है, यहाँ बोन है, इस बोन रिलैक्स होगी, बोन रिलैक्स होने से ये ग्रीवा पार्ट और फैलेगा, ग्रीवा पार्ट फैलेगा तो शिशु जो है वो बाहर आएगा और ग्रीवा सर्विक्स से बाहर आकर वेजाइना के थ्रू वो जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ आपको क्लास 12th के लेवल तक देखा जाए तो आपको हार्मोन्स सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। दो हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे ये तो है ही है जो आपको याद करना है, ऑक्सीटोसिन, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो प्रसव की क्रिया, पार्चुरेशन की क्रिया में सबसे मेन योगदान देने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। साथ ही दूसरा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, मादा के अंडा से, ओवरी से सिक्रेट होता है, ठीक है, उसमें भी कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होने वाली ये संरचना है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को, जो पेल्विक बोन जो है दोनों उनके बीच में जो ये जोड़ है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पार्चुरेशन क्या होता है, शिशु का मादा के गर्भाशय से गर्भकाल पूर्ण होने के बाद में बाहर निकलना ही, इजेक्शन जो है उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। गर्भकाल आपको याद रखना है 9 माह 38 सप्ताह और 266। 9 माह तो आप शुरू से ही बचपन से ही सुनते आए हो सामान्य अपने घर परिवार में, लेकिन याद आपको ये रखना है 38 सप्ताह या 266 दिन। दिनों में आप 10 ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 कम भी कर सकते हो, ठीक है। गेस्टेशन या गर्भकाल होता क्या है, निषेचन से लेकर प्रसव तक का जो समय है उसी को गर्भकाल कहते हैं। ये जो क्रिया है वो तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि होती है। बहुत महत्वपूर्ण लाई, प्रसव के संकेत किससे उत्पन्न होते हैं, तो पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा, ये दोनों प्रसव के संकेत उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये क्या करेंगे, पीयूष ग्रंथि को के पश्च भाग को प्रेरित करेंगे, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संकुचित करेगा, संकुचित करने से गर्भाशय में जो है वो संकुचन होगा बहुत तेजी से। इन संकुचनों को साधारण भाषा में हम ये भी याद कर लेना, साधारण भाषा में हम इसे प्रसव पीड़ा कहते हैं, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा कहते हैं। ये प्रसव पीड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रसव पीड़ा का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये संकुचन के समय हो रही है, तो ये संकुचन ही है जो पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। और पीड़ा ये जो है, ये जो पेन है, प्रसव पीड़ा जो है, ये ही भ्रूण को वास्तव में बाहर की ओर धकेल रही होती है, इसलिए प्रसव पीड़ा आवश्यक होती है, नेसेसरी है ये क्रिया।
अब क्या होता है, अब एक जो हमारी बुक्स में ज़्यादातर दिया हुआ है और आपको याद भी रखना है, उसको आप ऐसे समझो कि जैसे ही किसी लेडी का, किसी महिला का जो गर्भकाल पूर्ण होता है उसमें हल्के दर्द उत्पन्न होते हैं। पहले तो माइल्ड, बहुत हल्के दर्द उत्पन्न होते हैं, पीड़ा उत्पन्न होती है, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसे उम्मीद होती है कि डॉक्टर जो है हमें दर्द कम करने का इंजेक्शन देगा, और वास्तव में डॉक्टर जो है एक इंजेक्शन लाता भी है, लगाता भी है। तो उसकी उम्मीद के विपरीत वो इंजेक्शन उसे देता है। वो इंजेक्शन मोस्टली जो है वो ऑक्सीटोसिन के होते हैं, ताकि प्रसव पीड़ा बढ़े, ताकि प्रसव पीड़ा को बढ़ाया जा सके। प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए आपको वहाँ दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी उम्मीद के उल्टा काम होता है, ठीक है। खैर वो तो बात है, समझने वाली बात यह है कि प्रश्न जो आता है कि वो जो प्रसव पीड़ा बढ़ाने के लिए जो मोस्टली यूज़ किए जाने वाले जो दवाइयाँ हैं उनके नाम आपको याद रखना है। एक तो है पिटोसिन, आपको याद रखना है पिटोसिन, और एक है मीजोप्रिस्टोल। मीजोप्रिस्टोल बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों आपको याद रखने हैं। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए दी जाती है। नाम क्या है? पिटोसिन और मीजोप्रिस्टोल। पिटोसिन और मीजोप्रिस्टोल, ये दोनों आपको और याद रखना है, जो अपनी बुक्स में मेंशन है। दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन या दवाई का प्रयोग करते हैं, तो पिटोसिन और मीजोप्रिस्टोल आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना ये जो टॉपिक है प्रसव या पार्चुरेशन, यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद।